हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स कोड हमारे पास CS6 का लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 2। ठीक है जी, आज का जो हम लोगों ने टॉपिक पर फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है जी? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है यूज़ बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये और कि कौन यूज़ करता है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। इसके अंदर ये क्यों यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? हमारे पास प्रोसेस की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी? ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर प्रोसेस जो है वो उसमें किसके थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट होता है बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक। इसको हम लोग जो है वो टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास पेपर में आता है टास्क कंट्रोल ब्लॉक तो आपने वहाँ पे सारा कुछ यही लिखना है जो आप जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पढ़ रहे हैं। आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है जी, आप पीसीबी कंटेन, मैं इसको पीसीबी बोलूँगी। आप पीसीबी कंटेन मैंने पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद आ स्पेसिफिक प्रोसेस। हर प्रोसेस के साथ जो है वो जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन होती है, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो पीसीबी के अंदर इंक्लूड होती है। और वो कुछ जो है बता रहे हैं इंक्लूडिंग दिस, और ये इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। प्रोसेस की स्टेट होती है कि वो प्रोसेस हमारे पास न्यू स्टेट में है, हमारे पास रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, हॉल्टेड स्टेटमेंट सो ऑन। प्रोसेस काउंटर के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास इंडिकेट करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एक प्रोसेस की तो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, उसका जो है एड्रेस हमारे पास यहाँ होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर और CPU रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे वो उसके रजिस्टर्स के बारे में बताने से पहले वो कह रहे हैं रजिस्टर हमारे पास वैरी करते हैं इन नंबर एंड टाइप्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि जो रजिस्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करते हैं। रजिस्टर के नंबर और साइज दे इंक्लूड एक्यूमुलेटर। इसके अंदर है अरिथमेटिक काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, स्टोर होती है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर, इंडेक्स रजिस्टर के अंदर हमारे पास जो है वो एड्रेस पर आता है, स्टैक पॉइंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स प्लस एनी कंडीशन कोड इंफॉर्मेशन, ये सारी हमारे पास होती है पीसीबी में होती है मौजूद अलॉन्ग विद द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर तो होता ही है, इसके साथ जो है द प्रोसेस द स्टेट इंफॉर्मेशन में भी सेव व्हेन। अच्छा देखो क्या करता है, जब इंटरप्ट क्रिएट होती है तो उसके स्टेट की इंफॉर्मेशन, प्रोसेस की स्टेट की इंफॉर्मेशन जो है CPU रजिस्टर के थ्रू सेव कर ली जाती है। और क्या होता है जी? टू अलाउ द प्रोसेस। अच्छा, अब जब वो इंटरप्ट से फ्री होकर CPU वापस आता है तो वो नेक्स्ट ये उसको अलाउ करता है। जब हम लोगों ने स्टेट सेव कर लिया तो ये प्रोसेस जो है उसको अलाउ करता है कि वो आगे से जहाँ पे उसने प्रोसेसिंग छोड़ी थी तो उसके आगे से वो कंटिन्यू कर ले। CPU शेड्यूलिंग में इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। शेड्यूलिंग में प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है कि उसके थ्रू वो शेड्यूल करता है कि हाई प्रायोरिटी वाले को पहले और लो प्रायोरिटी वाले को जो है वो उसको बाद में जो है वो प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यू के साथ जो पॉइंटर कनेक्ट होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन एंड एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन और कहाँ होती है, कहाँ मौजूद होती है हमारे पास पीसीबी के अंदर। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड सच इंफॉर्मेशन सच एज द वैल्यू ऑफ द बेस एंड लिमिट रजिस्टर। बेस और लिमिट रजिस्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? बेस रजिस्टर क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट फिजिकल बेस रजिस्टर क्या होता है हमारे पास? बेस रजिस्टर होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ द प्रोसेस। और लिमिट रजिस्टर क्या होता है? लिमिट रजिस्टर में हमारे पास साइज होता है। बेस रजिस्टर में दोबारा बोल रही हूँ, हमने पहले पढ़ा था होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ द प्रोसेस एंड द लिमिट रजिस्टर कॉन्टेन द साइज ऑफ द प्रोसेस। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे हैं द पेज टेबल और द मैनेजमेंट टेबल, सेगमेंट टेबल, the page table or the segment table depending on the memory system used by operating system। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है पीसीबी के अंदर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड होता है कि अमाउंट ऑफ CPU यूज़ पाया प्रोसेस और रियल टाइम यूज़ पाया प्रोसेस, कितना टाइम उसने यूज़ किया और कितनी अमाउंट ऑफ CPU उसने यूज़ किया। ये सारी इंफॉर्मेशन, टाइम लिमिट, अकाउंटिंग नंबर, जॉब और प्रोसेस, हर प्रोसेस की हमारे पास एक ID होती है तो वो भी इसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में इंक्लूड होती है। IO स्टेट इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट, IO स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन रखती है कि एक प्रोसेस जो है उसने हमारे पास कितनी IO डिवाइसेस को एलोकेट किया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, कितनी फाइल्स उसने ओपन की एंड सो ऑन, ये सारी इन्फो हमारे पास मौजूद होती है उसके अंदर पीसीबी के अंदर। ठीक है जी, और
और पीसीबी हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि कर्नल मेंटेन करता है सारे प्रोसेस, और इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सारे प्रोसेसेस के जो इसमें रन कर रहे होते हैं या जो सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये था जी हमारे पास पीसीबी का कॉन्सेप्ट। आगे हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ये डायग्राम में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके अंदर सारा कुछ होता है। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ सी स्ट्रक्ट। यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास पॉइंटर्स है, हमारे पास प्रोसेस स्टेट है, हमारे पास प्रोसेस नंबर की वैल्यू है, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू, मेमोरी लिमिट की जो है वो वैल्यू, मेमोरी की वैल्यू, लिस्ट ऑफ दी ओपन फाइल, जो है वो फाइल्स एक प्रोसेस में ओपन की हैं उसकी सारी वैल्यू जो है सारी हमारे पास पीसीबी के अंदर मौजूद होती हैं। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करना। उसके सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में पढ़ते हैं और देन जो है वो हम ऊपर से पढ़ेंगे। मिलकर हम लोग ना शुरू से ही पढ़ते हैं ताकि आप ये पहले बेस बने, देन जो मेन डेफिनेशन है वो आप लोगों को याद हो जाए। तो क्या प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या कह रहा है, हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो ये होती है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होनी चाहिए। मतलब कि सीपीयू हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होना चाहिए, उसको हम लोगों ने फ्री नहीं बैठने देना, किसी न किसी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में लगा ही रहता है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव आगे जो हमारे पास टाइम शेयरिंग की ऑब्जेक्टिव ये देखिए, सीपीयू को स्विच कर दिया जाए मैनी प्रोसेसेस के दरमियान, और ये स्विचिंग इतनी फास्ट होनी चाहिए कि यूज़र को पता ही ना चले कि सीपीयू एट अ टाइम सारे काम कर रहा हुआ एक प्रोसेस को रोक के जो है वो दूसरे प्रोसेस की वजह से हम लोग यहाँ पे जो है अब हम लोग एक साथ जो है वो मल्टीपल टास्क करना है, और हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि जो है वो जो है सीपीयू इतनी तेज़ी से सारी प्रोसेसिंग कर रहा है और सारे प्रोसेस को एक साथ मैनेज कर रहा है हमें, क्योंकि वो जिसकी जो टाइम उसको ने सीपीयू को दिया होता टाइमर वो मिली सेकेंड्स में होता है, उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। दैट द यूज़र इंटरेक्ट विद ईच प्रोग्राम वाइल इट्स रनिंग, और इसकी प्रोग्राम की रनिंग के दौरान जो है वो यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है प्रोग्राम के साथ और उसको एहसास भी नहीं हो रहा कि किस तरह फ्रिक्वेंटली जो है वो सीपीयू की जो है वो स्विचिंग हो रही है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान। यूनिप्रोसेसर सिस्टम, इस यूनिप्रोसेसर सिस्टम के अंदर क्या होता है, एट अ टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस रन कर सकता है। अगर ज़्यादा प्रोसेसेस जो है एक मोर प्रोसेस एग्जिस्ट, अगर ज़्यादा प्रोसेसेस आएंगे तो ये मस्ट बी उनको वेट करना पड़ेगा कि जब तक सीपीयू हमारे पास फ्री नहीं हो जाता, एंड कैन बी रीशेड्यूल्ड। स्विचिंग द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, एक प्रोसेस से अगर आपने दूसरे प्रोसेस में सीपीयू को जो है वो स्विच करना है तो ये इसके लिए ज़रूरत है कि आप लोगों ने पहले जो है करंट प्रोसेस की स्टेट को उसके कॉन्टेक्स्ट को जो है वो सेव कर लेना है और लोड करनी है न्यू प्रोसेस की स्टेट, जिससे जो है वो सीपीयू जो है उस प्रोसेस की आगे एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। आगे हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे जो है वो अगर हमारे पास प्रोसेस सीपीयू पीओ के पास है, उसको पीओ कह लें, P0 कह लें, उसके पीओ के पास है तो P1 उसके प्रोसेस 1 जो है वो तब तक उसका वेट करेगा। जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, जब वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है ना, नहीं, जब एग्जीक्यूट होने के बाद जो है प्रोसेस को रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है। आप देखें सीपीयू को जो है वो अगर कोई टास्क आता है ड्यूरिंग इट प्रोसेसिंग कोई इंटरप्ट आती है देन जो है वो रेडी स्टेट में जाएगा। अगर उसको आईओ की नीड है तो देन वो वेटिंग स्टेट में जाएगा, और जब एग्जीक्यूट हो जाता है मुकम्मल तौर पे देन जो है न्यू रजिस्टर जो है वो न्यू बेस्ड ऑन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम न्यू प्रोसेस जो है वो उधर लोड कर दिया जाएगा और सीपीयू जो है वो उसे प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, ये डायग्राम में ये कह रहे हैं हमारे पास। आगे हमारे पास है शेड्यूलिंग क्यूज़ है। कंटेम्पोरेरी कंप्यूटर सिस्टम मेंटेन मैनी शेड्यूलिंग क्यूज़। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारी शेड्यूलिंग क्यूज़ होती हैं, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास जॉब क्यू। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो क्यूज़ के अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को इस व्यू से देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो क्यूज़ मौजूद हैं तो दैन ये वाली सारे क्यूज़ जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मस्ट जो है वो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जॉब क्यू होती है। जब एक प्रोसेस जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होता है तो दैन जो है उसको जॉब क्यू में डाल दिया जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है
कि जो है हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट एट अ टाइम आ जाती है, देन उनको मेमोरी में लोड नहीं किया जाता, तो उसको जो है वो डिस्क में लोड कर दिया जाता है। और जहाँ पे डिस्क में लोड किया जाता है तो जॉब क्यू को पता होता है कि यहाँ पे डिस्क में जो है वो प्लेस कर रहा है, और देन जब उसको रेडी स्टेट में जाना, रेडी क्यू में जाना, तो देन जॉब क्यू उसको जो है मेमोरी में लोड कर लेता है और वो रेडी क्यू के अंदर जो है वो प्लेस हो जाती है। जॉब क्यू के बाद मेरे पास रेडी क्यू आती है। रेडी क्यू में क्या बता रहा है जी, अवर सेल्फ दैट इज रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी एंड आर रेडी। और जो एक प्रोसेस जो है मेन मेमोरी में पड़ा और रेडी कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर कीप्ड ऑन अ लिस्ट कॉल्ड द रेडी क्यू। देन उसको दिस वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर कीप्ड ऑन द लिस्ट, और वेट कर रहा है कि वो एग्जीक्यूट हो तो उसको जिस लिस्ट में कीप किया जाता है, रखा जाता है, उसको हम लोग रेडी क्यू कहते हैं। दिस क्यू इज जनरली स्टोर इन अ लिंक लिस्ट। ये जो क्यू है वो कहाँ पर स्टोर होती है, आमतौर पर ये लिंक लिस्ट में स्टोर होती है। रेडी क्यू हेडर कंटेंट पॉइंटर टू दी फर्स्ट रेडी क्यू। ये रेडी क्यू हमारे पास इसका जो हेडर है वो फर्स्ट प्रोसेस को पॉइंट करेगा, और उसकी जो टेल है वो लास्ट प्रोसेस को पॉइंट करेगी। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोसेस ही हैं तो इसलिए जो है फर्स्ट ही है और लास्ट ही है। तो आगे क्या कह रहा है, ईच पीसीबी एग्जीक्यूट, ईच पीसीबी इज एक्सटेंडेड to include a pointer field that point to the next PCB in the रेडी क्यू। कह रहा है हर पीसीबी जो है उसको एक्सटेंड किया जाता है कि उसको अंदर पॉइंटर फील्ड को इंक्लूड किया जाए, और पॉइंटर फील्ड क्या पॉइंट करती है, नेक्स्ट पीसीबी इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू के अंदर नेक्स्ट जो पीसीबी है उसको प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक है उसको पॉइंट करती है। आगे हमारे पास डिवाइस क्यू है। डिवाइस क्यू का मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, यहाँ पे जो है आई को कम प्रोसेस को जो है वो डिवाइस आई को, ये तो हो सकता है कि दूसरे प्रोसेस को भी उसकी ज़रूरत हो, तो एक क्यू बन जाती है जिसमें वो हर जो प्रोसेस है वो प्लेस करता है, उसको जिनको वो सारे प्रोसेस प्लेस करते हैं जिनको पर्टिकुलर डिवाइस चाहिए, तो उसको जो की होती है वो डिवाइस की होती है। नीचे डायग्राम में सिंपल से ये बताया हुआ, ये मैंने आपको बस बता दिया। तो नीचे वाले के पास कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है उसके पास, कोई जिसको ये चाहिए हो, मैग्नेटिक टेप चाहिए, और जो है यहाँ पे डिस्क नहीं है, डिस्क के पास 3 प्रोसेस जो है मौजूद हैं, और जो है वेट कर रहे हैं कि उनकी कब बारी है। आगे हमारे पास ये लास्ट पे जो है ये आप देख लें, यहाँ पे एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होता है, तो इनमें से 3 इवेंट जो है वो कर हो सकते हैं। यहाँ तो उसको जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, और वो इनपुट आई क्यू में प्लेस कर दिया गया है। यहाँ पर जो है एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट प्रोसेस है, वो वेट कर रहा है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो, टर्मिनेट हो, देन जो है उसकी आगे से प्रोसेसिंग जो है वो कंटिन्यू हो। और ये है कि CPU को इंटरप्ट वगैरह आ गया, देन जो है वो वेटिंग स्टेट में पड़ा हुआ है। बैक टू जो है वो CPU इंटरप्ट आएगी तो देन जो है वो रेडी क्यू में प्लेस कर दिया जाएगा। आगे हमारे पास शेड्यूलर्स हैं मेरे ख्याल से, यस शेड्यूलर्स हैं, इसमें 4 डेफिनेशन है, उसको आप देख लें क्या है। फर्स्ट हमारे पास है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या फिर जॉब शेड्यूलर। ये क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं विच प्रोसेस शुड बी पास टू द रेडी क्यू, किस प्रोसेस को जो है वो डिस्क मेमोरी में लाना नहीं, विच प्रोसेस शुड बी पास टू द रेडी क्यू। रेडी क्यू में कौन से प्रोसेस जो आएंगे फ्रॉम द जॉब पूल, दैट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द जॉब इन द सिस्टम। जॉब पूल के अंदर से रेडी क्यू में कौन से आएंगे, ठीक है। जॉब क्यू और जॉब पूल एक ही था, मैंने बताया नहीं शायद आपको, जॉब पूल और जॉब क्यू जो है वो सेम ही होते हैं। जॉब क्यू से रेडी क्यू में कौन सी आनी है प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से जॉब पूल से रेडी क्यू में आने हैं, जॉब क्यू से रेडी क्यू में आने हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में पड़े होते हैं, हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, इसको हम लोग CPU शेड्यूलर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन से प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होंगे और CPU एलोकेट करेंगे, ठीक है जी। आगे हमारे पास लास्ट पे 3 डेफिनेशन, कुछ कॉन्सेप्ट थे इंपॉर्टेंट, बाकी ये तो आप पढ़ लेना, रिक्वेस्ट करना, मैं जो छोड़ रही हूँ आप लोगों ने छोड़ने नहीं खाया, मैंने तो छोड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने पढ़ना जो है ना सारा ही और बार बार पढ़ना है। आगे हमारे पास है मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्या करता है, रिमूव करता है प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से, और इससे क्या होता है, रिड्यूस होती है डिग्री, मल्टी प्रोग्रामिंग की जो डिग्री है वो रिड्यूस होती है। एट सम लेटर टाइम जो प्रोसेस में कुछ लेटर कुछ जो है वो देर बाद हो सकता है कि वो प्रोसेस जो रिमूव हुए थे किसी और स्टेज पे जो है री इंट्रोड्यूस हो। इस गेम को हम लोग क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाए डायग्राम के मैं बताने लगी हूँ। यहाँ पे जो है मेन MCQ आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वैप इन स्वैप आउट क्या होता है।
वो कह रहा है जी द वर्क कैरी आउट बाय द स्वैपर टू रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू मूव अ प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क। मेन मेमोरी से अगर डिस्क में एक प्रोसेस मूव करता है तो उसको स्वैप आउट कहते हैं, और अगर मेन मेमोरी में वापस बैक मूव होता है तो क्या उसको कहेंगे स्वैप इन। इसको आपने रट्टा मार लेना, लिख लेना, याद रख लेना। द एरिया ऑन द डिस्क, और डिस्क पे वो एरिया वेयर स्वैप आउट प्रोसेसेस आर स्टोर, जहाँ पे स्वैप आउट प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, उसको कहते हैं स्वैप स्पेस। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। मुश्किल नहीं है, बार बार पढ़ें तो ज़रूर समझ आते कि रीडिंग आपने करनी है, बार बार करनी है, लेक्चर को बार बार सुने और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।